10,000 फीट की ऊंचाई और -55 डिग्री सेल्सियस का तापमान, हड्डियों को गला देने वाली ठंडी हवाएं, बल्कि चीर के निकल जाने वाली हवाएं, और बर्फ से ढकी पहाड़ियों में बगैर किसी गर्म कपड़े में इस तरह से साधना करना। क्या रगों में खून जमा देने वाली ठंड में इस तरीके से बैठ पाना किसी आम आदमी के लिए मुमकिन है? हुसैन, इन्हें ये ताकत इनकी साधना से ही मिली है। योग से शरीर को वो बल मिलता है जो मुश्किल हालात से भी लड़ने में शरीर को तैयार कर देता है। देखिए और याद कीजिए, स्वामी रामदेव भी लेह में बर्फ के बीच 17,500 फीट की ऊंचाई पर शीर्षासन कर चुके हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने है। बिल्कुल, उसे कौन भूल सकता है। और एक तरफ ये योगी हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जरा सी सर्दी बढ़ते ही रजाई कंबल में दुबक जाते हैं। जोड़ों अब करें तो क्या, हम सब उसी कैटेगरी में भी आ जाते हैं। लेकिन योग ने हमें भी बहुत कुछ बदल दिया है, हमारे अंदर भी बदल रहा है। लेकिन इनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है सर्दियों के मौसम में, और वो दुबक के घर में बैठे रहते हैं। बहरहाल ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, आप अपने आप को जज करें कि आप कहां पर हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में जोड़ों की परेशानी 60 से 70% लोगों में बढ़ जाती है। खासतौर से गर्दन का हिस्सा, कमर का हिस्सा, घुटनों में और साइटिका के जो मरीज हैं उनमें खतरनाक दर्द उनको महसूस होता है। फ्लेयर अप्स। हाँ, और सूजन के मामले में 20 से 30% ज्यादा दिखाई देते हैं इन सर्दियों के मौसम में। और सुबह के वक्त जब लोग उठते हैं उस वक्त ये तकलीफ लोगों को ज्यादा होती है, स्टिफनेस की। कुछ लोगों के घुटनों से दिन भर कट कट की आवाजें आती रहती हैं। दरअसल ठंड में जॉइंट पेन बढ़ने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे धीमी ब्लड सप्लाई, जॉइंट्स में फ्लूइड की कमी हो जाना और एयर प्रेशर घटने से बॉडी टिश्यूज में आई हुई सूजन हड्डियों में जकड़न को बढ़ा देती है। और इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, विटामिन डी की कमी भी शरीर में स्वेलिंग बढ़ाती है, सूजन बढ़ाती है। हालांकि शरीर में सैकड़ों जोड़ हैं, लेकिन दर्द कुछ खास जोड़ में ही ज्यादा होता है, जैसे वजन सहने वाले जोड़ यानी घुटने, कूल्हा, दूसरा लचीलापन देने वाला जोड़ जैसे कंधा हो गया, गर्दन की जोड़ हो गए, कमर, स्पाइन, तीसरे छोटे और नाजुक जोड़ जैसे कलाई हो गई, कोहनी हो गई, और हाथ पैर की उंगलियां, इनमें भी तकलीफ होती है। अब अगर बॉडी मूवमेंट बनाए रखनी है तो जाड़े में जोड़ों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए योग गुरु के साथ मिलकर आज जोड़ों के दर्द पर योग का मरहम लगाते हैं। स्वागत करते हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम स्वामी जी का, जरा फोन कनेक्ट हो जाए। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बता सकती हूँ, जब हम कलाई की बात कर रहे थे ना हुसैन, बचपन में दो सलाखों के बीच में जो लोहे की रेलिंग नहीं होती है सीढ़ियों की, उसमें मैंने अपना हाथ पता नहीं किस कदर फंसा दिया था कि वो निकालते नहीं बन रहा था। तो ये दाईं हाथ की जो कलाई है बड़ी कमजोर सी हो गई थी। इसमें सर्दियों के मौसम में फिर कई बार दर्द उठा करता था। 2-3 बार पहलवान के पास भी गए कि जरा इसको ठीक करवा दिया जाए, लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन पिछले 4-5 सालों में वो दर्द कहाँ हवा हुआ कुछ पता ही नहीं चलता। अब चलिए, स्वामी जी कर रही थी 5 साल से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, हमने शुरुआत में प्रणाम स्वामी जी, आपकी तस्वीर भी दिखाई और एक योगी जी की तस्वीर भी हमने दिखाई। आपने कैसे बिल्कुल ठंड में जमा देने वाली सर्दियों के बीच कभी योग किया था, और एक आजकल योगी बाबा की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही, -55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो योग साधना कर रहे हैं। तो हमने लोगों को ज़रा बताने की कोशिश की है कि योग के ज़रिए आप अपने बॉडी सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सर्दी में भी आपको सर्दी ना लगे और गर्मी में भी आप गर्मी से परेशान ना हो। जरा एक बार वीडियो दिखा ही देते हैं। स्वामी जी, ये वीडियो एक बार फिर से हम आपके लिए स्क्रीन पे ला रहे हैं। हाँ, ये गजब का वीडियो दिखाया आपने जी। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नहीं होगा, धीरे धीरे योग में, जप में, तप में, साधना में ढलना पड़ता है। -55 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान और उसमें योग साधना। स्वामी जी, यहाँ मैदानी इलाकों में तो टेम्परेचर 5-6 पहुंचते ही लोगों की जो है हवा जो है वो टाइट होने लगती है और सारी एक्टिविटी बिल्कुल से धरी की धरी रह जाती है और रजाई कंबल में लोग दुबक जाते हैं। अब जरा आप ये समझाइए स्वामी जी कि लेह में 17,000 फीट की ऊंचाई पर आपने शीर्षासन किया, गरुड़ासन आप कर चुके हैं, और खबर ये भी है कि इस शीतकाल में 27 साधु बद्रीनाथ में तप करने वाले हैं। तो आखिर स्वामी जी, रगों में खून जमा देने वाली इस सर्दी में जो उन इलाकों में पड़ती है, उसमें कैसे ये योग साधना आपने की, या जो साधु महात्मा होते हैं वो लोग कैसे ये कर पाते हैं? ये गर्मी कहां से लेते हैं आप लोग?
एक तो प्राण को नियंत्रित करना पड़ता है, प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भाई के उसको कुंभक कहते हैं। और 1 मिनट से लेकर के ऐसे 2 मिनट तक तो कुंभक करते हैं, आभ्यंतर कुंभक। श्वास भर के रोक के रखा, जैसे हम एक बार श्वास भर के और उसी में ही एक सांस भरा और उसी में 25 जब ऐसे दंड लगा देते ना, ऐसे ये एक सांस भरा और एक सांस भर के उसी में ऐसे 25 दंड लगा दिए ऐसे, ये तो शरीर में अप्रतिम गर्मी, शक्ति, ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक सांस में ही 10, 20, 25, 50 तक हम ऐसे दंड बैठक लगाते हैं। श्वास भर के रोक के रखा और उसी में ये अभ्यास चल रहा है। ऐसे सीधे बैठ करके यूं श्वास रोक लिया, इसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। दूसरा श्वास को बाहर छोड़ दिया, ये आधा से 1 मिनट किया। अंदर रोकने वाला 2 और अपवाद रूप में तो 4-5 मिनट तक कर लेते। तो ये है अंदर की ऊर्जा को, अंदर की गर्मी को, शक्ति को, अग्नि को, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि हमारी प्राणाग्नि से उद्दीप्त होती है। और यज्ञाग्नि के योग के साथ यजन का भी आश्रय हमारे साधु संत महात्मा लेते हैं। और उस योग से, यज्ञ से इतनी अप्रतिम ऊर्जा, और हम तो ऐसे भी करते हैं, 5 मिनट में पसीना बहने लगता है। फिर किसी कारण से लोगों की हड्डी पसली कमजोर हो जाती है, तो देखो इधर सारी थेरेपी चल रही है, इधर पोटली मसाज, फिर इधर जानो बस्ती, इधर कायोप्रैक्टिक कर रहे हैं हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी, विवेक जी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा कर रहे हैं डॉक्टर गौरव जी, विवेक जी, हमारे नेपाल जी लगे हुए श्रृंगी में, और इधर हमारी बहनें पूनम जी, माया जी, रूपा जी, अभिनव जी, बड़े बड़े रोगों को परास्त कर दिए हैं। स्वामी जी जब अगली बार आप जाइएगा ना ऐसे सर्द इलाकों में जहां -55 जैसा टेम्परेचर हो, तो एक दफ़ा हम लोग को भी लिए चलिएगा, हम भी जरा अपने आप को चेक कर लेंगे कि हम साथ ले चलें। हम वहां से लौट के ऐसा ना हो कि हम जाएं तो सीधे सीधे, लौटे तो अकड़े आड़े टेढ़े। लेकिन स्वामी जी साथ रहेंगे तो गारंटी इस बात की रहेगी कि हम सही सलामत लौट आएंगे। हाँ, ये एकदम ठीक बात कही। जब गुरु साथ होते हैं, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। क्या बात है। जब हमारे गुरु भगवान बलवान होते हैं ना। स्वामी जी अब आपका ये पहलवान जो है अगला सवाल आपके सामने रखने जा रहा है। तो स्वामी जी देखिए, ठंड बढ़ने पर बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जोड़ों की परेशानी से। जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा लोगों के हैं, ठंड बढ़ने से और बढ़ता है। सूजन अकड़न से लोगों का चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो रहा है। अब इन जाड़ों में स्वामी जी जोड़ों का ख्याल कैसे रखा जाए, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, खाने पीने में किन बातों का ख्याल रखना है, और देखो रूटीन कैसा? जोड़ों के दर्द के लिए बेजोड़ योग बेजोड़ दवा। एक तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करें। लोग ऐसे मरे मरे ऊपर ऊपर से योग करते रहते हैं, ऐसे ना करें। तो क्या करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें। सुबह उठ करके लहसुन खा ले, लहसुन रात को भिगोते, सुबह चीरा मार करके उसको गाय के घी में हल्का सा सेक करके और उसका सेवन करें, लहसुन का सेवन करें। फिर हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा और शतावर मिला करके ये 5 चीजें सुबह शाम 1-1 चम्मच खा ले। खाली पेट पेड़ा निर्गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, और यदि कोई एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेता है। अब थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी ठंडी चीजें थोड़ी बंद करनी पड़ेगी। थोड़े दिन घी चावल भी बंद कर दो, यही खाओ। रागी, बाजरा, जवार जो इधर रखी हुई है ना, इसलिए रखी हुई। ओहो, गोंद के लड्डू खाओ। ये गोंद के लड्डू हमने सारे देश को भी उपलब्ध करा दिए। कहते हैं घर में बनाओ ना, कोई पतंजलि का, ये तो हम खाली बताते हैं मेरे भाई। अब देखो ये एलोवेरा रखा है, कितना हृष्ट पुष्ट है। जितनी सर्दी लगती है
उतना ही ज्यादा और हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सबके घरों में हल्दी है ना, हल्दी, अदरक, ये सब, हल्दी, मेथी, सौंठ, मेथी अंकुरित भी ले लो, ये मेथी रखी हुई है। ओ हो, शिलाजीत हड्डियों को भीतर से मजबूत कर देती है। शिलाजीत खाओ, गुग्गल खाओ, गुग्गल है, सलाय गुग्गल है, शिलाजीत है, और ये च्यवनप्राश में तो अष्टवर्ग के साथ वंशलोचन और मिलाते हैं। ये वंशलोचन रखा है, ये हड्डियों के लिए बड़ा जबरदस्त होता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है लहसुन, सबसे अच्छा घरेलू उपाय है रागी, बाजरा, जवार, मकई आदि मोटे अनाज, ये बड़े गजब के होते हैं। ऐसे जो रोज सुबह सुबह लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम, ये और जो है ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ा लंबे लंबे श्वास, और फिर ये। तो देखो सूक्ष्म व्यायाम भी जब तेजी से करते हैं ना, तो पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है तो सूक्ष्म व्यायाम। अब लोग कैसे करते हैं? ऐसे बैठे बैठे ऐसे टांग हिलाते रहते हैं, नाम चारे सा, गांव की भाषा में पोत सा, उलाहना सा उतारते हैं। ऐसे उलाहना उतार योग नहीं करना, पोत उतारने वाला योग नहीं करना, पूरा जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे योग करना। और जब ये योग हो जाएगा ना पूरा, फिर आप जो है फिर जोगिंग करने योग्य हो जाएंगे, फिर सूर्य नमस्कार करने योग्य हो जाएंगे, फिर ये बटरफ्लाई भी हो जाएगी। हम तो बटरफ्लाई और स्कंध संचालन एक ही साथ कर लेते हैं, तो इससे एक बार जोड़ खुल जाएंगे। फिर पूरी बॉडी को खोलने के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, चलो खड़े हो जाओ। हाँ, ये तो पूनम को बचपन से एलर्जी और अस्थमा हो गया था। ये पूनम, ये माया की काया भी गड़बड़ हो गई थी, अब तो पूरी योग माया हो गई है। ओहो, ऐसे ही अब ये बालक है अभिनव, इसको देखो इसी उम्र में डायबिटीज के लक्षण आ गए थे, प्री डायबिटिक हो गया था सबको। अब आर्थराइटिस से, अस्थमा से, वात पित्त कफ दोषों से, मधुमेह से, मोटापा से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट डिजीज से, लिवर किडनी फेलियर से, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज से। ये हाँ, एक बात सुनो, शरीर 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। जब योग करते हैं तो बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, और मन तो 99% हमारे इच्छा से चलता है। तो तन और मन में डिफरेंस है। शरीर को हम जब योग करते हैं तो वो ऑटो पायलट पर चला जाता है, तो कोई बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज, कोई रोग नहीं होगा। अपने आप शरीर की क्रियाएं नैसर्गिक रूप से होती रहेंगी, और योग से तन के साथ फिर अपना मन अपने वश में हो जाता है, और हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर, आत्मा पर विजय पा लेते, और आत्म विजेता होकर के सब रोगों पर विजय पा लेते हैं। ये पूरी फिलोसफी कह दी। और जिनके शरीर अभी ऑटो पायलट मोड में नहीं है, साथ उठ करके ताड़ासन, ताड़ासन कर, चक्रासन, सूर्य नमस्कार करो। स्वामी जी, जिनके शरीर अभी ऑटो पायलट मोड में नहीं है, उन्होंने आपको अपना पायलट बना रखा है, और आपके सहारे वो अपने ज़िंदगी को उड़ान देने की कोशिश में लगे हैं, और योग धीरे धीरे शामिल करके वो भी जो है ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे। लेकिन आपका जो सानिध्य है, आपका जो साथ है, उन्हें ज़िंदगी में कामयाब करेगा, सेहत के मामले में तो ज़रूर करेगा। स्वामी जी, सर्दियों में जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ने के पीछे देखिए बहुत सारी वजह होती हैं, और इसमें सबसे पहले नंबर पर ये बात आती है ब्लड फ्लो का, शरीर में खून की सप्लाई का धीमा हो जाना। इसकी वजह से हाथ पैरों तक खून कम पहुंच पाता है, कम तापमान में नसें थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे जोड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण भी पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाता, और फिर वो उसमें अकड़न आने लगती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है कई बार। तो स्वामी जी, जोड़ों तक ब्लड सप्लाई वैसे ही प्रॉपरली होती रहे जैसे गर्मियों के मौसम में होती है, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो थोड़ा योगिक जोगिंग करें, कम से कम 2 पोज, एक ये पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, चलो होले होले करो, फिर तेजी से। बहुत सारे लोग तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारी पत्नी कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है कि हमारा ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सन शिलाजीत,
नहीं, बचपन में तो ब्लड फ्लो अच्छा होता था स्वामी जी। जब माँ बाप से चांटे पड़ते थे ना तो अपने आप ब्लड फ्लो ऊपर से लेके नीचे तक चलता रहता था। गरम ऐसे हो जाता था इंसान, नहीं? आधी बीमारियां तो आप बातों से ही ठीक कर देते हो। कुछ लोग उल्टी पुल्टी बातें करके लोगों को बीमार कर देते हैं, लोगों को निराश, हताश, उदास, मायूस कर देते हैं। आप यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स छोड़ते हो इंडिया टीवी से, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जहान में। और ये बात आपको बताता हूँ, देखो जो सुबह सुबह ऐसे उछल कूद करो, थोड़ा दौड़ लगाओ। आज मैं देख रहा था, मैं जब बहुत तेजी से दौड़ता हूँ तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, और मध्यम दौड़ा तो 3 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़। कितनी देर में? 3 मिनट में। तो फिर कहाँ ब्लड फ्लो जमेगा? फिर ये सुबह सुबह ये खा लेता हूँ, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत अश्वशिलादि, और थोड़ा केसर, थोड़ा च्यवनप्राश, थोड़ा कोलेजन प्राश। ना बूढ़े होंगे और ना चमड़ी पर झुर्रियां पड़ेंगी। नो रिंकल, नो डिजीज, नो बुढ़ापा नहीं, हाँ, नो डिजीनेस, नो लेजीनेस, डिजीनेस, लेजीनेस, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। जवानी में बुढ़ापा आ जाता है लोगों को। तो ऐसे करेंगे तो ये समस्याएं नहीं रहेंगी। फिर कम से कम ये भुजंग आसन, ये तो सबको 10-20 बार से लेके 100 बार कर लेना बड़ी। और फिर लंबे लंबे श्वास लें। तेलों में तेल बदले, सरसों का तेल या तिल का तेल ही खाए, रिफाइंड ऑयल बदल दे या गाय का घी खाए। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे थोड़ा हनी खाएं, जैसे आपने कल बताया था। कितनी अच्छी अच्छी चीजें। लहसुन, सर्दी भी नहीं लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अंकुरित मेथी, मेथी की सब्जी, और राजस्थान में तो मेथी की सब्जी और अदरक की सब्जी गाय के घी में भून करके बनाते तीनों ही। मैंने स्वामी जी अभी 2 दिन पहले ही बनाई है। और एलोवेरा की सब्जी जो राजस्थान में खूब खाई जाती है। हाँ। जो मोटी वाली मिर्च होती है, गजब के होते हैं। और उसके साथ अच्छे से मेथी जो है भीगी हुई, और फिर वो मेथी मिर्च की जो सब्जी, स्वाद का स्वाद, सेहत का खजाना, मजा आ जाता है। बस 1-2 रोटी के साथ लगता है किसी और सब्जी की जरूरत ही नहीं है। फिर रजाई की, कंबल की, स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। एकदम ठीक कहा। ठंड में जोड़ों का लिब्रिकेशन यानी कि फ्लूइड गाढ़ा होने लगता है, और जब ये फ्लूइड गाढ़ा होता है तो फिर परेशानी बढ़ती है, क्योंकि इससे जोड़ों की चिकनाई कम होने लगती है और फिर जॉइंट्स आपस में टकराते हैं, जिससे दर्द बढ़ता है। तो स्वामी जी, इस परेशानी से कैसे निपटा जाए? ये जो जॉइंट आपस में टकराते हैं ना, अंदर का कार्टिलेज कम पड़ जाता है, और कार्टिलेज कमजोर ना पड़े तो उसके लिए एक तो खाली पेट गोधन अर्घ पिया करें। तो जो पेन बढ़ाने वाले तत्व है ना, वात जिसको कहते हैं, जिसको RA, CRP, ANA, AVN, B27, यूरिक एसिड, ESO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं वो निकल जाएंगे गोधन अर्घ पीने से। और फिर गोघृत पियो, उससे अंदर हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन, मसल्स, बोन्स, सब पूरा शरीर एकदम टनाटन रहेगा। गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या बादाम रोगन खाली पेट पी लेना है। ओहो। और फिर हमने तो साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है, हम ऑर्थोग्रिट देते हैं। ऑर्थोग्रिट हमने पाउडर भी बना रखा, ऑर्थोग्रिट लिक्विड भी और ऑर्थोग्रिट बटी भी है। ऑर्थोग्रिट देते हैं, उससे घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। तो ये मेरुदंड के लिए भुजंग आसन, मरकट आसन जरूरी था, हमने करवा दिया। बाकी सर्दियों में लोग मुठिया भी बहुत जाते हैं, तो ये कम से कम बैठ के स्थित कोण आसन, चक्की आसन रोज ही करवा देते हैं हम। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरा एक राउंड तो हम पूरा करवा देते हैं। लगभग 100 अभ्यास करवा देते हैं हम बातों ही बातों में। हाँ, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और छोटे छोटे उपाय। एक वाक्य कहता हूँ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने पर बड़े बड़े परिणाम, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे जीवन में होती हैं, और छोटी छोटी बातों की अनदेखी करने पर
बड़े बड़े दुष्प्रभाव, ब्लंडर, जीवन में डिजास्टर, संकट, संघर्ष, चुनौतियों से हम घिर जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें। रोज छोटी छोटी बातें जो बताते हैं उनका ध्यान दें, और छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है उनसे बचें। और जो लोग अब भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहाना ये बना रहे मुक्त आसन। हैं कि वक्त नहीं है, रोज जिनको उत्तान 24 घंटे में 48 घंटा चाहिए और ऊपर वाले से जिद किए बैठे कि भाई हमें 48 घंटे दो तभी हम योग करेंगे, वो स्वामी जी को देखें। वो इसी 24 घंटे में अपने संस्थान के सारे काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लोगों का इलाज और तमाम और सारी दुनिया भर की जिम्मेदारियों के साथ योग करना किसी रोज़ नहीं छोड़ते। आपके घर में आरओ है, उसका कार्टेज 1.5-2 महीने में बदलता है। आपकी किडनी का ख्याल आप कैसे रखते हैं? आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग के लिए देते हैं हर दूसरे-तीसरे महीने पर, लेकिन अपने शरीर का आपको ख्याल नहीं रखना है, तो फिर आप ही समझिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बहरहाल स्वामी जी थोड़ी सी ये नसीहत सी थी, दे दी ऐसे ही। स्वामी जी इससे जुड़ा एक और सवाल है जो बात मीनाक्षी कर रही थी कि ठंड में जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो उसमें ड्राइनेस आने लगती है, वो थोड़ा सूखने लगता है, उससे ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस बढ़ते हैं, उसकी शुरुआत होती है। स्वामी जी आयुर्वेदिक नज़रिए से क्या ऐसा कोई तेल है या कोई मालिश, औषधीय मालिश है जिससे जॉइंट्स में ये जो सिनोवियल फ्लूइड होता है ये दोबारा एक्टिव हो सके, दोबारा प्रोड्यूस हो सके? देखो, अभी मैंने बोला रिफाइंड ऑयल छोड़ो, ये तिल का तेल है। सारे देश को हमने ये तिल का तेल उपलब्ध करा दिया है। ये तिल का तेल पी भी लेना चाहिए। 1 चम्मच तिल का तेल ऐसे ही पी लीजिए। पीने में भी अच्छा लगता है। तिल का तेल, इसकी मसाज कीजिए। तिल का तेल अब नहाने से पहले ऐसे लगा लो, ओहो पूरा शरीर चमकने दमकने लगेगा। पानी फिर फिसल जाएगा स्वामी जी। इसके ऐसे मसाज करके अपने हाथ, अब मसाज करने वाले सबको थोड़ी ऐसे पतंजलि वेलनेस सेंटर की तरह, योगग्राम की तरह सबको मिलेंगे। चमक दमक आ गई पूरे चेहरे पर भी। और फ्री की मसाज एक ही व्यक्ति से मिल सकती है। तो किसका तेल लगाना? ये तिल का तेल। ये तिल का तेल लोगों को मिलता नहीं था। साउथ में तो दिया जलाने के लिए, और उसमें भी लोग मिलावट करके रखते थे। हमने तिल का तेल, गाय का घी, ये सब कुछ शुद्ध इसलिए उपलब्ध कराया। सच में ये हमारी औषध है। तो तिल का तेल जो घरों में यूज करेंगे, अब आज से जिनको भी जोड़ों में दर्द है, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी भी इम्यूनिटी लो है और जिनके भी शरीर में ठंड बहुत लगती है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो सब तिल का तेल ले आओ या सरसों का तेल ले आओ। लो अपना तेल बदलो। तेल के नाम पर बड़ा घालमेल चल रहा है। तो ये तिल का तेल ये जबरदस्त है अर्थराइटिस के लिए। और इसी में छोंक लगाएं, इसी को खिचड़ी में डाल करके खाएं, और एक घी जैसा टेस्ट है। आप पराठे में डाल करके, रोटी पर डाल करके खाना तिल का तेल, ऐसा घी जैसा टेस्ट है इसका। तिल तो ऐसे ही खाने में भी अच्छा लगता है, उसी का तो तेल है ये। तो इससे शरीर भी ऐसे ही चमकता दमकता रहेगा। देखो, स्नान के पहले लगा लो, और जोड़ों, ये जो स्किन के जो छिद्र है ना, इन पर ये तेल लग जाता है तो ठंड भी अंदर नहीं घुसती। देखो हमारा कोई रोआ खड़ा नहीं हो रहा, और नहीं तो थोड़ी सी सर्दी लगती कुड़कुड़ी बन जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये है महिमा तिल के तेल की। इसमें थोड़ा सा अजवाइन, इसमें लहसुन, और फिर धतूरा, भांग और अमरबेल और लहसुन, ये सब पका करके ना, एलोवेरा, ये सब पका करके तेल बना लो, उसको लगा लो। रेडीमेड पीड़ांतक तेल, महानारायण तेल आदि हमने उपलब्धि करा रखा है। पीड़ानिल ऑयल, पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल ऑइंटमेंट, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये सब है। मुंह का भी टेस्ट ऐसा लगता है जैसे मगज, ड्राई फ्रूट्स सब खा लिया हो ना तेल का तेल खाने के बाद। ऊपर से चुटकी नमक और तेज गर्म पानी पी लेना, पूरा शरीर तरोताजा रहेगा एकदम। अंदर से भी चिकना, ऊपर से भी चिकना। कर लेना। अच्छा स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रश्न रख देती हूँ आपके सामने। लंबे वक्त तक ठंड में रहने से बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है। क्या सूर्य नमस्कार करने से या कोई खास योगाभ्यास ऐसा है जिससे हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सकता है?
3 चीजों से। एक तो सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठे, जैसे हम सूरज की धूप में बैठे। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। सूर्य की धूप में जब बैठ करके कहते हैं तो बाहर का सूर्य, भीतर के सूर्य को, सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को, सोम शक्ति अग्नि शक्ति को पूरी तरह से बैलेंस, जागृत, उद्बुद्ध कर देता है। और सूरज की धूप में बैठ करके एक तो ये करना, इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। विटामिन डी नहीं, इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम और फास्फोरस आदि का एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, दूध दही घी खाओ, दूध दही घी खाना पड़ेगा। जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। मैं कहता हूँ ये सब बंद करो, ये सब पैसा सेविंग करो और सेहतमंद चीजें खाओ। तो सूरज की धूप में बैठो, दूध दही छाछ खाओ पियो और बाजरे की रागी की रोटी खाओ, इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है। सुबह या दोपहर को वो भी खा लेना। आजकल सीताफल आता है, उसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है। तो रागी, जवार, बाजरा, सिंघाड़ा, चौलाई, इन सब में कैल्शियम भरपूर होता है। दूध दही छाछ में कैल्शियम, फास्फोरस आदि भरपूर होता है। हड्डियां मजबूत रहेंगी। बॉन्ड डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व तो इसको कहते हैं हिंदी में। तो हड्डियां अंदर से खोखली नहीं होंगी, दीमक की तरह अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती है, जैसे दीमक खा जाती है ना लकड़ी को। तो हमारे शरीर की ये जो लकड़ियां है ना, ये ठीक रहेंगी। हमारा फिर ये जो फर्नीचर ठीक रहेगा तो शरीर रूपी इमारत मेरे भाई हुसैन जी बढ़िया रहेगी। फिर बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं। अब लोगों को प्यास भी जाहिर है कम लगती है, तो पानी कम पीते हैं। अब इसकी वजह से कई बार लोगों का शरीर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स में ऐंठन और टफनेस थोड़ी सी टाइट हो जाती है मसल्स। तो क्या सुबह के वक्त सूर्य की रोशनी में योग करने से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं, इसका बैलेंस बेहतर होता है, और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखो, 2 चीजें बताता हूँ। 99% लोग या तो ज्यादा पानी पीते हैं। आजकल एक ये भी, खूब पानी पियो। अरे बेवकूफो, खूब पानी पियो, खूब घी खाओ, खूब दूध पियो, सभी गलत बातें हैं। ज्यादा घी खाओगे गड़बड़, ज्यादा घी दूध, ज्यादा खाना खाओगे गड़बड़, ज्यादा पानी पियोगे वो भी गड़बड़। ज्यादा पानी पीने से वाटर रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन, शरीर में लोगों को पानी पानी भरा हुआ है। वैसे ही 70% तो पानी होता है और ऊपर से और भर जाता है। कुछ तो 1-1 क्विंटल पानी लेके घूमते रहते हैं। दूसरा, कुछ लोग बहुत कम पीते हैं पानी। कम पीना भी खतरनाक, ज्यादा पीना भी खतरनाक। इसलिए मीनाक्षी जी बोलती है ना, योग सकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये योग है, यही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। तो कम भी पानी नहीं पीना, ज्यादा भी नहीं पानी पीना। अच्छा, एक काम और होता है, ये सर्दियों में एक तो कम पानी पीते हैं, सूसू जाना पड़ेगा। थोड़ा गर्म पानी पिया करो, उसमें हल्दी, अदरक, लौंग, इलायची, हनी, केसर आदि डाल करके पिया करो। दूसरी बात, ये हीटर आदि बहुत चलाते हैं सर्दियों के अंदर लोग, उससे स्किन में भी ये डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो स्किन के ऊपर भी मालिश कर लेना, तेल की, बादाम तेल की या गाय के घी की। और हमारा एक बालक है, एक दिन इंडिया टीवी पर भी आया था, राजा भैया, वो रोज घी खाता और घी लगाता है, एकदम चकाचक रहता है। तो डिहाइड्रेशन ना भीतर होना चाहिए ना स्किन में रहना चाहिए। अब स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाना है तो एलोवेरा जूस पियो। एलोवेरा जेल में थोड़ा सा गाय का घी या तिल का तेल या बादाम रोगन ये लगा करके और लगा लो, ऐसे दूर से ही, आधा किलोमीटर दूर से ही चमकते दमकते, ऐसे गांव की भाषा में बोले शीशे की तरफ पड़के से मरते हुए दिखते हैं। अरे भाई, ये बड़ी चमक दमक है। तो ये चमक दमक है योग की, आयुर्वेद की, और सबको हमने ऐसे ही चमका रखा है। और योग करते रहेंगे, चमकते दमकते रहेंगे, कहीं पर डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा। स्वामी और जी, लेकिन हाँ, एक परेशानी और है। सर्दियों में ना खाली पानी नहीं, थोड़ा गाजर का, अनार, गाजर, चुकंदर आदि का, आंवले आदि का जूस पिए, छाछ पिए, दूध पिए, ये भी लिक्विड अच्छा है ना। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी।
मैं कह रही थी स्वामी जी, भारत में 40% लोग हैं जो सर्दियों में अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके कमर के निचले हिस्से में लोअर बैक पेन काफ़ी उन्हें होता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादातर पूरे दिन भर बैठकर काम करते हैं, तो योगाभ्यास के साथ साथ उनको कुछ ऐसा मूवमेंट रूटीन बताएं जिससे उनका दर्द कम हो सके। अब काम अगर बैठ के करना है तो बैठ के ही किया जा सकता है, लेट तो जाएंगे नहीं। कुछ लोग लगातार खड़े खड़े काम करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए दोनों के लिए? तो एक तो सुबह उठ करके ना ये इंडिया टीवी पर ये करके जाए 10, 20, 25, 50 बार रोज करवाई देते हैं। एक तो ये करें, इससे मूवमेंट अच्छा रहेगा कमर का, हिप जॉइंट का, और जो है पूरा नीचे फाउंडेशन अच्छा रहेगा और ऊपर शरीर की बिल्डिंग भी ठीक से खड़ी रहेगी, कुल्लों के ऊपर, टांगों के ऊपर। तो ये 2 अभ्यास, सिद्ध कोणासन, चक्की आसन और भुजंगासन, मरकटासन, ये तो रोज की रूटीन में हम करवा ही देते हैं ना, ये जरूर कर लिया करें। एक भुजंगासन और एक मरकटासन, तो ये रोज एक बार सुबह सुबह करके ही चले जाया करें, और कुछ ना हो तो इतना तो जरूर कर लेना। ये गजब है साहब, आज इतना बता दिया है कि आज के बाद अब किसी की कमर का कबाड़ा नहीं होगा, कोई बखेड़ा नहीं होगा। बहुत उथल पुथल चल रही है ज़िंदगी में, बस जो यहाँ बताते हो उसमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आप बार बार बोलते हैं कंटिन्यूटी, ये आ गई ना, कंसिस्टेंसी आ गई, कंटिन्यूटी आ गई, डिसिप्लिन आ गया। छोटी छोटी बातें जो यहाँ से बताते हैं उनका पालन कर लिया तो जीवन ही संवर जाएगा ऐसे। और जो 100 साल तक जवान रहना चाहते फिर वो ये लगाना, इसको कहते हनुमान दंड, होले होले यो ऐसे और यो, और वह जो थोड़े तेज से करना चाहें तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। इसके लिए तो फिर घुटने भी, कमर भी और शरीर 100 साल तक नीचे पूरा, ऊपर पूरा, ये बड़ी बात। तो ऐसे जिंदगी ही संवर जाएगी पूरी। तो ज़िंदगी अगर आप संवारना चाहते हैं अपनी, तो योग को शामिल कीजिए, अपने बदन से थोड़ी मेहनत करवाइए, थोड़ा पसीना बहाइए, ठंडक में भी कभी कभी गर्मी का एहसास लीजिए, तब समझ में आएगा कि शरीर में कितनी ताकत छिपी हुई है। लेकिन अब आप घर बैठे प्राणायाम कीजिए। यहाँ मीनाक्षी और अमित प्राणायाम करते रहेंगे और हम आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी में क्या खास है आपके लिए। संजीवनी एक खास सेगमेंट जिसे हमने आपके लिए खास तौर से शुरू किया है। आपके अपने शहर, अपने इलाके में जो आपके नुस्खे हैं उसे हम रोज़ाना शामिल करते हैं ताकि आपके शहर का जो नुस्खा है वो देश और दुनिया को राहत और आराम दे सके। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज का नुस्खा किसने भेजा है। सीतामढ़ी बिहार से मौसमी मिश्रा ने एक वीडियो भेजा, देखिए उसे आप। बेल है हमारे यहाँ, इसको अमरलता भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे रासायनिक गुण मौजूद हैं और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि घुटनों में दर्द हो या कोई भी जोड़ों का दर्द हो या फिर चोट लगने पर दर्द होता हो तो वो 1 लीटर पानी में इसको उबाल करके आधा लीटर करके इस लता के साथ साथ उस जगह पर मसाज करने से वो दर्द बहुत ही जल्दी आराम हो जाती है। और ये हमारे यहाँ ऐसे झाड़ियों में कहीं भी आसानी से उग जाते हैं और हमें उपलब्ध हो जाती है। स्वामी जी, अमर बेल, ये गजब का पौधा है ये, ओहो। और ये जो है वैसे भी अमर बेल है, मरता ही नहीं है ये, और जिस पेड़ पर चढ़ता है उस पर पूरा छा जाता है। तो सच में इसकी लुगदी बना करके और स्वामी जी कुछ इलाकों में इसे जहाँ पर भी दर्द हो, सूजन हो, वहाँ सिकाई करें, इसे मालिश आकाश करें। बेल के नाम से भी जाना जाता है इसका क्या? एक चम्मच जूस पी भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, आकाश बेल, इसका 1 चम्मच जूस भी पी सकते हैं, जो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वह भी अप्रतिम होगा। तो ऐसे ही बहुत ही छिपे हुए रहस्य संजीवनी के माध्यम से वो लोग भेज रहे हैं। और वो जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा नुस्खा जिसमें 2-3 जड़ी बूटियाँ मिलाकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोगों में भी प्रयोग करते हैं, वो भी जो गांव के लोग हैं, गवाले हैं, गांव वाले हैं, या जिनको परंपरा से कोई ज्ञान प्राप्त है, वो उस ज्ञान को सबके उपचार के लिए, सबके उपकार के लिए, सबके भलाई के लिए इंडिया टीवी तक भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ी मुहिम है संजीवनी,
सच में इससे अपनी ऋषियों को एक बार फिर से स्वामी जी मैं दर्शकों को याद दिला देता हूँ, प्रकृति से लोग अपना उपचार कर रहे हैं, क्योंकि उपचार अभी हो तक रहा है। संजीवनी में ज्यादातर पौधों से जुड़े वीडियोस आ रहे हैं, अलग अलग पौधों की बेल के बारे में लोग बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि स्वामी जी ने कहा अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से अगर कोई दवा आपके इलाके में तैयार होती है जिससे किसी खास बीमारी में लोगों को राहत मिलती है तो उसके बारे में भी हमें बताइए। पौधों का तो बहुत सारा जिक्र हो चुका है, लेकिन कुछ और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से अगर आपके इलाके में कोई इलाज होता है तो हमें उसका इंतजार है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।